हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने शुरू किया है बीटेक सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की पहली यूनिट यहाँ पर चल रही है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें हमने बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, उसका nth ऑर्डर कैसा होता है और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है। उसमें जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकालना बताया था, उसके चार तरीके होते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो पीछे पिछला वीडियो इससे पहले वाला देख लें। आज हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग भी इसको कर लेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन करने से पहले इससे पहले वाला वीडियो हम देखेंगे और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है सॉल्व d2y/dx2 - 7dy/dx + 12y = 0। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने बताया था कि यहाँ पे अगर इक्वल में 0 दे रखा होगा तो फिर इसमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, d/dx को कैपिटल D से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं इक्वेशन को। तो कैपिटल D से जब रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा d² - 7d + 12 y = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये फंक्शन ऑफ d है इनटू y = 0। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है तो उसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जाती है फंक्शन ऑफ d इनटू y = 0 और q की फॉर्म में, where q is the function of x, वो आगे आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन d² - 7d + 12 = 0। जो y का कोफिशिएंट होता है मतलब fd को हम 0 के बराबर रख देते हैं। हम चाहें तो इसको d ले सकते हैं और कहीं कहीं हम इसको d को m से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये दोनों चीजें एक ही हैं, ये हो जाएगी m² - 7m + 12 = 0। दोनों ही एक ही बात है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के सिंपल फैक्टर कर देते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर करने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जिनको जोड़ने पर 7 आए। तो 4 और 3 m² - 7 को लिख देंगे 4 + 3 m + 12 = 0। m² - 4m - 3m + 12 = 0। यहाँ से m कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा m - 4। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे m - 4 = 0। m - 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा m - 3 = 0। सॉल्व कर लें तो m = हो गया 4, 3। ये दो रूट्स आ गए। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि दोनों रूट्स अगर डिफरेंट हो तो जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता है, इसको m1 मान लें और इसको m2। तो y = यही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और यही जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि इक्वल में 0 दिया है। c1 e⁻m1x + c2 e⁻m2x। c1 e⁴x + c2 e⁻3x। So this one with the जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो इसमें कुछ खास करना नहीं होता, हमें क्या करना है बस जो इक्वेशन दे रखी होगी उसको सबसे पहले d/dx को d से रिप्लेस कर देंगे और फंक्शन ऑफ d इनटू y में बना लेंगे। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इन इक्वेशंस को लिखने की। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन जब लिखते हैं तो जो y का कोफिशिएंट होता है fd, इसको इसके इक्वल 0 रख देते हैं यहाँ पे, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि y को 1 रख दें और d को m लिखते हैं इसमें।
तो बन जाएगी एम स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सिंपल, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखे हैं, वही हम यहाँ से फैक्टराइजेशन कर देंगे इसका। जिसके फैक्टर नहीं होंगे उसको सीधे मेथड से कर देंगे और दो रूट्स निकल आएंगे। ये ध्यान रखेंगे कि रूट्स उतने ही निकलते हैं जितने ऑर्डर की इक्वेशन होती है। दोनों रूट्स अब चेक करेंगे कि ये कैसे रूट्स हैं। ये दोनों रूट्स रियल हैं और डिफरेंट हैं। रियल और डिफरेंट अगर रूट्स होते हैं तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे लिखते हैं c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। यहाँ m1 और m2 4 और 3 हैं, बस वैल्यू लगा दी है c1 e की पावर 4x प्लस c2 e की पावर 3x। ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो कहीं पढ़ नहीं पाते और स्कूल भी बहुत कम आते हैं, उनके लिए ये मेरी तरफ से एक कोशिश है कि उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो और वो अच्छे से इसको कर पाए। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है d2y अपॉन dx2 प्लस a प्लस b dy अपॉन dx प्लस a b by इज इक्वल टू 0। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, d अपॉन dx को रिप्लेस कर देंगे d से, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस a प्लस b d प्लस a b y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देंगे। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ये पिछला वीडियो देख लें, उससे पता चल जाएगा। ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एम प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। जो बाई का कोफिशिएंट होता है मतलब एफ डी, उसको 0 के इक्वल लिख देते हैं और d को रिप्लेस कर देते हैं m से। हम ना भी करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको d में भी लिख सकते थे। ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस ए एम प्लस बी एम प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। m यहां से कॉमन ले लें, m प्लस a प्लस b कॉमन ले लें, m प्लस b सॉरी a, इन दोनों में से b कॉमन ले लिया है, इन दोनों में से m कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू 0। m प्लस a m प्लस b इज इक्वल टू 0। तो m बराबर दो रूट आ गए, माइनस a और माइनस b। ये m1 है और ये m2। हम दोनों में से कोई भी m1 और कोई भी m2 ले सकते हैं, दोनों ही डिफरेंट रूट हैं। तो जो सॉल्यूशन होगा या CF वही y होता है जहां पे इक्वल में 0 दे रखा होता है। ये हो जाएगा c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। तो c1 e रेज टू द पावर माइनस ax प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस bx। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हो रहा है। सिंपल, d अपॉन dx को d से रिप्लेस कर दिया है, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर बाई प्लस a प्लस b d बाई प्लस ए बी बाई d स्क्वायर, इसको अंदर ले गए हैं a प्लस बी, बस सब सिंपल एक्सिलरी इक्वेशन लिखी है तो इसको m स्क्वायर लिख दिया है, a प्लस बी m ए बी इज इक्वल टू 0। मतलब जो y का कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल लिख दिया और d को m से रिप्लेस कर दिया। इस m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है और दो का पेयर बना दिया है। यहाँ से m कॉमन ले लिया है, यहाँ से b कॉमन ले लिया है, m प्लस a कॉमन आ गया, m इज इक्वल टू माइनस a कॉमन माइनस b। ये फैक्टर आने बहुत जरूरी है, जिसको ये फैक्टर नहीं आते वो पहले प्रैक्टिस करें फैक्टर निकालने की, क्योंकि m1 m2 की वैल्यू निकलना बहुत जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। और जब ये रूट्स निकल आएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e raised to the power m1x plus c2 e raised to the power m2x, and the final answer is y is equal to c1 e की पावर माइनस ax plus c2 e की पावर माइनस bx। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। d raised to the power 5y upon dx 5 minus d3y upon dx 3 is equal to 0। सबसे पहले इसको करने के लिए d upon dx को रिप्लेस कर दें d से, तो ये हो जाएगा d की पावर 5y माइनस d क्यूब y इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें d की पावर 5 माइनस d क्यूब y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन
ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m रेज टू द पावर 5 माइनस m क्यूब इज इक्वल टू 0। y का जो कोफिशिएंट है ft, इसमें d को m से रिप्लेस कर देंगे और कोफिशिएंट को 0 के बराबर लिख देंगे। इसमें से m क्यूब कॉमन ले लेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा m क्यूब m प्लस 1 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, m बराबर हो गया 0 0 0 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, m बराबर क्या हो जाएगा 0 0 0 माइनस 1 प्लस 1। ना तो अब ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे d की पावर 5 मैक्सिमम जो ऑर्डर था वो 5 था, तो यहाँ m की पावर 5 आएगा, और m की पावर 5 मतलब ये फिफ्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फिफ्थ ऑर्डर की इक्वेशन है, ये फिफ्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये फिफ्थ ऑर्डर की अलजेब्राइक इक्वेशन है, जिसको सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर जो आएंगे वो 5 आएंगे। एक m की वैल्यू 0, दूसरे की 0, तीसरे की 0, चौथे की ये और पांचवे की ये। 5 से कम वैल्यू नहीं आएंगी, तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो y बराबर, इसी को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलेंगे, ये हो जाएगा c1, ये तीन रूट सेम है, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर। ये भी जब अगर रूट सेम आते हैं तो वो लिखा कैसे जाता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसको देख लें। e की पावर 0x प्लस c4 e की पावर माइनस x प्लस c5 e की पावर x। ये दोनों रूट्स डिफरेंट थे, तो ये बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा, c4 e की पावर माइनस x और c4 e की पावर c5 e की पावर x, और ये तीनों इक्वल थे तो ये ऐसे लिखे जाएंगे c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e की पावर 0x। e की पावर 0x का मतलब 1, तो रिक्वायर्ड आंसर इज c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4 e की पावर माइनस x प्लस c5 e की पावर x। ये है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व डी क्यू माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दे रखी है, तो ये एफ डी है, फंक्शन ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इक्वल में 0 लिखा है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, तो m की 3 वैल्यूज निकलेंगी। इसके फैक्टर करने थोड़े आसान नहीं होते हैं, हम इसमें हिट और ट्रायल मेथड लगाते हैं, जिसमें m की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हम यहाँ पुट करके देखते हैं, जिससे 0 इक्वल टू 0 हो जाए। तो m इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 5 माइनस 3 2, तो 2 इज इक्वल टू 0 नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ और रखेंगे। सपोज m इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं, तो जब हमने यहाँ माइनस 1 रखा तो माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 की पावर 2 1 होता है, तो ये माइनस का 3 रहा प्लस 4, ये हो गया माइनस 1 माइनस 3 माइनस का 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है m इक्वल टू माइनस 1 इस इक्वेशन का एक रूट है। अब m इक्वल टू माइनस 1 इसका एक रूट है, इससे ये पता चलता है कि m प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ, इसको इक्वेशन 2 डाल लें, इसको 1 डाल लें, ऑफ इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, जब हमें एक फैक्टर मिल जाता है तो इस फैक्टर से इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, m प्लस 1। मेरी कोशिश है कि सभी लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए, हालांकि ये बीटेक नहीं है,
इसको करने के लिए हमें पहले 9th पढ़ना पड़ेगा। ये 9th वाले फैक्टर से खा रहा हूँ। m+1 से इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले m² का m से मल्टीप्लाई किया तो m³ माइनस m² का 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस तो हो जाएगा m²। अब क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, इसको डिवाइड माइनस करके काट दिया, ये बचा माइनस का 3m² माइनस का m² माइनस के 4m² प्लस 4। अब हम ये चेक करते हैं, ये वाला नंबर लाना है तो माइनस का 4 m से मल्टीप्लाई किया इसको तो आएगा -4m² माइनस 4 m -4m। तो ये प्लस और ये प्लस, ये कट गया। अब ये बचा 4m प्लस 4। अब हमें 4m प्लस 4m लाना है तो प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 इंटू m 4m प्लस 4 इंटू 1 4, ये कैंसिल हो गए, क्या बचा 0। इससे पता चल रहा है कि ये m³ माइनस 3m² प्लस 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं m+1 मल्टीप्लाई बाई m² माइनस 4m प्लस 4। यहां से आ गए फ्रॉम इक्वेशन 2 m³ माइनस 3m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और इसकी जगह पे लिख दें m+1 m² माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक तो हो गया m+1 और दूसरा m² माइनस 2m, ये 2 2 4 और 2 + 2 4 होते हैं, और वैसे ये होल स्क्वायर है, m माइनस 2 का होल स्क्वायर, m² प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2m, ये m-2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। तो 3 रूट आ गए इसके, m इक्वल टू -1 2 और 2, ये है m1 m2 m3। m2 और m3 इक्वल रूट हैं, m1 अलग रूट है। तो अब इसका सॉल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, ये जो अलग रूट है वो तो ऐसे आ जाएगा c1 e⁻⁻x प्लस ये दो इक्वल रूट हैं तो इनको कैसे लिखते हैं c2 प्लस c3x e⁻2x। So this is the required general solution for this equation. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। d⁴ माइनस n⁴ by is equal to 0। -n⁴ है तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है, ये फंक्शन ऑफ d है, इंटू y इज इक्वल टू 0। तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना, m⁴ माइनस n⁴ इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं m² प्लस n² और m² माइनस n² इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लिख सकते हैं m² प्लस n² m माइनस n और m प्लस n इक्वल टू 0, a² माइनस b²। एक वैल्यू तो आ गई m1 इक्वल टू n और m2 इक्वल टू माइनस n, और दो वैल्यू यहां से आएंगी, यहां से देखें m² प्लस n² इज इक्वल टू 0, m² इज इक्वल टू माइनस का n², m बराबर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का n², m बराबर प्लस माइनस n² का तो n बाहर और अंडर रूट -1 का i। यहां से हो गया m इज माइनस n इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू n, यहां से हो गया m प्लस n इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू माइनस n, तो m बराबर रूट आ गए n माइनस n प्लस ni और माइनस का ni, ये 0 प्लस ni है
मैंने बताया था कि अगर रूट अल्फा प्लस आई बीटा की फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, ये हमेशा पेयर में होते हैं, तो जो CF होता है वो लिखा जाता है e की पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ni और माइनस ni, मतलब 0 प्लस माइनस ni। तो जो CF में लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे इसका, पहले तो हम इसका लिख लें, ये तो अलग अलग रूट दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा C1 e की पावर nx प्लस C2 e की पावर माइनस nx, ये y है, प्लस अब इन दोनों को लिखेंगे तो e की पावर अल्फा x, अल्फा कितना है 0, x c, यहाँ पे कितना है C3 लाएंगे, C3 cos बीटा की जगह nx प्लस C4 साइन बीटा की जगह nx, e की पावर 0x तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा C3 cos nx प्लस C4 cos साइन nx। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो रूट्स कैसे हैं, और वो रूट्स निकालने आने बहुत जरूरी है। जब तक रूट्स निकालने नहीं आएंगे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। देखते हैं एक और, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व d की पावर 4 बाई अपॉन dx4 प्लस 13 d2y अपॉन dx2 प्लस 36y इज इक्वल टू 0। इसको करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले d अपॉन dx को रिप्लेस कर दें d से, हो जाएगा d की पावर 4 प्लस 13d स्क्वायर प्लस 36 y इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, क्या हो जाएगी, m की पावर 4 प्लस 13 m स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। y का जो कोफिशिएंट है उसमें d की जगह पर m लिख देंगे और उसको इक्वल टू 0 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, सपोज m स्क्वायर को हम मान लें x है, तो ये है x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। फैक्टर कर दें, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4, 9 और 4 13 होते हैं, प्लस और 9 4 36 होते हैं। तो 36 के ऐसे फैक्टर करने थे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 आए और ऐड करने पर 13 आए। तो x स्क्वायर प्लस 9 x प्लस 4x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लें, x प्लस 9 प्लस 4 कॉमन, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x प्लस 9 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहां से हो गया, x की जगह पर लिख दें m स्क्वायर, तो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 9 और m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक तो हो गया m स्क्वायर बराबर माइनस का 9, तो m बराबर प्लस माइनस 3i, और एक हो गया m स्क्वायर बराबर माइनस का 4, तो m बराबर प्लस माइनस 2i। 4 रूट हो गए हमारे पास, m बराबर प्लस माइनस 3i और प्लस माइनस 2i, ये 0 प्लस 0 प्लस, अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की 3। कैसे लिखते हैं इसका CF, मतलब बाई इस वाले का लिख रहे हैं e की पावर 0x C1 cos बीटा x मतलब 3x C2 sin बीटा x प्लस लगाएंगे e की पावर फिर से 0x, ये वाला लिखेंगे C3 cos 2x और C4 sin
2x। तो सॉल्यूशन हो जाएगा c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x प्लस c3 cos 2x प्लस c4 sin 2x e की पावर 0x 1 हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत मदद करेंगे। पिछले वाले वीडियो को रिलेट करके इन क्वेश्चंस को करें, जिससे कि आपकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का जो भी प्रॉब्लम हो उसमें वो इससे दूर हो जाएगी। ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किन क्वेश्चंस का निकालते हैं, किस टाइप की क्वेश्चंस होते हैं जिनका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, और किस किस तरीके के पर्टिकुलर इंटीग्रल होते हैं। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को बार बार करते रहें, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना आना चाहिए, जो कि मैंने इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो दोनों वीडियो को बार बार देखें और कोशिश करें कि मैंने जो ये एक कोशिश की है आपको समझाने की, हो सकता है आपकी कुछ मदद कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।